हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी 6th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 यानी कि पाठ नंबर 4 और हमारे पाठ का नाम है आरंभिक नगर। चलिए इस पाठ को समझना अब हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक आता है हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है हड़प्पा की कहानी। बच्चों, आपने कोई पुरानी इमारत देखी होगी, पुरानी कोई बिल्डिंग देखी होगी, उससे आपको उसकी कहानी के बारे में पता चलता है। इसी तरह लगभग 150 यानी कि 150 ईयर्स पहले पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो उस समय उस रेलवे लाइन को बिछाने के लिए जो कुछ इंजीनियर थे वो लगे हुए थे। उनको अचानक हड़प्पा पुरस्थल मिले। हड़प्पा अब कहाँ पे है? आधुनिक पाकिस्तान में है। तो उनको शहर मिले जहाँ पे अच्छी ईंटें मिली उन्हें। तो उन्होंने सोचा कि ये खंडहर ही तो हैं, और उन्होंने क्या किया, वहाँ से हजारों ईंटें उखाड़ी और उनको उखाड़ के ले गए, और उन ईंटों का प्रयोग उन्होंने रेलवे लाइन को बिछाने में किया। जो इसके प्रयोग से क्या हुआ कि कई जो इमारतें थी वो पूरी तरह नष्ट हो गई। उनको तो वो खंडहर लग रहे थे, लेकिन क्या थे वो तो हड़प्पा जो थी, हड़प्पा सभ्यता जो थी, उनके नगर थे। इसके बाद लगभग 80 वर्षों के बाद, यानी कि जब रेलवे लाइन बिछ गई पंजाब में, तो उसके लगभग 80 वर्षों के बाद पुरातत्वविदों ने फिर से इन खंडहरों को ढूंढा। तब उनको जाके पता चला कि ये तो पुराने समय के शहर रहे होंगे। तो इस प्रकार उन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की, और इसके साथ पूरा स्थलों में जो इमारतें मिली, यानी कि जो इमारतें बच गई थी, कुछ तो नष्ट हो गई थी, लेकिन जो कुछ रह गई थी उनको पुरातत्वविदों ने नाम दिया हड़प्पा सभ्यता। और इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ होगा। बच्चों, ये जो हड़प्पा सभ्यता है, ये कहाँ कहाँ पे इसके अवशेष पाए गए हैं? इसके अवशेष पाकिस्तान, पंजाब, पाकिस्तान में कहाँ पे? पाकिस्तान का भी एक पंजाब है। पाकिस्तान के पंजाब में, सिंध प्रांतों में, भारत के गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब के प्रांतों में इनके अवशेष हमें मिले हैं। साथ में बच्चों, पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी चीज़ें भी मिली हैं जिससे कि हमें उस समय के बारे में पता चलता है। जैसे कि मिट्टी के कुछ बर्तन मिले हैं, लाल मिट्टी के बर्तन मिले हैं जिनके ऊपर लोगों ने काले रंग से चित्रकारी की हुई है, और कुछ मनके मिले हैं, मोहरें मिली हैं, तांबे के उपकरण मिले हैं, और साथ में पत्थरों से बने हुए लंबे लंबे ब्लेड भी मिले हैं। इन सब चीज़ों से हमें उस सभ्यता के बारे में पता चलता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन नगरों की विशेषता क्या थी, कि क्या थी इन नगरों की विशेषता। अब आगे है कि ज़्यादातर नगर जो हैं वो 2 हिस्सों में बांटे गए थे, और प्रायः जो छोटा हिस्सा था वो पश्चिमी भाग था, लेकिन वो ऊंचा था। जो पूर्वी हिस्सा था वो बड़ा था, लेकिन वो नीचे था, डाउन में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है। जो ऊंचा था, कौन सा भाग था ऊंचा? पश्चिमी भाग। उसको क्या बोला गया है? नगर दुर्ग। क्या बोला गया है? नगर दुर्ग। और निचले हिस्सा जो है उसको निचला नगर कहा गया है। और ये दोनों हिस्से कौन कौन से? एक पश्चिमी और पूर्वी, इन दोनों हिस्सों में 4 दीवारियां लगाई गई थी, और पक्की ईंटों से 4 दीवारियां जो है वो लगाई गई थी। बच्चों, ये ईंटें इतनी मजबूत थी कि हजारों सालों के बाद भी उनकी दीवारें वैसी की वैसी ही खड़ी हैं। दीवारें बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह की जाती थी जिससे कि ये दीवारें मजबूत रहें। यानी कि उस समय कब? 4700 साल पहले ये बनाई गई दीवारें अभी भी खड़ी हैं। इसके अलावा नगर दुर्ग की कुछ खास इमारतें भी रही होंगी। इसका एक एग्जाम्पल यानी कि एक मिसाल मोहनजोदड़ो की है। मोहनजोदड़ो में एक बड़ा सा तालाब बनाया गया था। पुरातत्वविद जो हैं इसको एक महान स्नानागार, क्या बोलते हैं इसको? एक महान स्नानागार की संज्ञा देते हैं। ये जो तालाब था ये पक्की ईंटों से बनाया गया, और साथ में इसको बनाने के लिए प्लास्टर का इस्तेमाल किया था। और बच्चों, साथ में पानी को रोकने के लिए, यानी कि पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत जो थी वो चढ़ाई गई थी,
और ये जो सरोवर था यानी कि तालाब था, इसके दोनों तरफ सीढ़ियां बनाई गई थी ताकि तालाब के अंदर जाया जा सके। और बच्चों साथ में तालाब के चारों ओर कमरे भी बनाए गए थे। और ये तालाब भरा जाता था कैसे? कुएं इसके आसपास चारों तरफ बनाए गए थे और ये जो तालाब था ये कुओं के पानी से भरा जाता था और विशेष अवसरों पर इसका उपयोग किया जाता था और उसके बाद इसे खाली कर दिया जाता था। यानी कि विशेष अवसरों पर विशिष्ट नागरिक वहाँ पे स्नान करते होंगे और उसके बाद इस तालाब को खाली कर दिया जाता था। कालीबंगा और लोथर जैसे नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। कालीबंगा और लोथर गुजरात के आसपास हैं ये, यहाँ पे अग्निकुंड मिले हैं जिससे कि पता चलता है कि वहाँ पे लोग यज्ञ हवन इत्यादि करते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथर जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चित्र में, ये है मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार और यहाँ दोनों तरफ यहाँ पे अंदर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। अब अगला हमारा टॉपिक आता है भवन, नाले और सड़कें कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान किस तरह के भवन बने थे, नाले कैसे थे, सड़कें कैसे थी, इस बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। बच्चों उस समय जो भवन थे वो 2 मंजिला होते थे। घर के आंगन यानी कि बीच में एक आंगन होता था और उसके चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में स्नानागार भी होते थे और कई घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नालों के अवशेष भी मिले हैं, यानी कि नाले बनाए गए थे बड़े बड़े और उनको ढका गया था। इसके साथ घरों की जो नालियां थी, छोटी नालियां थी, उनमें ढलाने बनाई गई थी ताकि पानी उनमें रुके नहीं और आसानी से निकल जाए। और इन छोटी छोटी नालियों को जो सड़क के साथ बड़ी नालियां थी उनसे जोड़ा जाता था और उन बड़ी नालियों को ढके हुए नाले होते थे उनमें जोड़ दिया जाता था और जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते थे। क्योंकि बच्चों ये जो नालियाँ थी ये पूरी कवर होती थी, ऊपर से ढकी होती थी, इसलिए जगह जगह मेन होल बनाए जाते थे ताकि साफ सफाई का ध्यान रखा जा सके। और साथ में घर, सड़कें आदि का निर्माण जो है वो योजनाबद्ध तरीके से किया जाता था। यानी कि जैसे बच्चों आजकल हम घर बनाते हैं डिज़ाइन करके, उस समय भी वैसे ही घर बनाए जाते थे। अगला हमारा टॉपिक है नगरीय जीवन कि उस समय नगरों का जीवन कैसा रहा होगा। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी, यहाँ पर लोग रहते होंगे, साथ में जो इमारतें बनाने वाले होंगे यानी कि इंजीनियर होंगे वो अपने काम में जुटे रहते होंगे और साथ में नगरों में जो शासक थे वो रहा करते होंगे और ये शासक अपने लोगों को दूर दराज भेजते होंगे और ताकि वहां से वो धातु, बहुमूल्य रत्न आदि का आयात कर सके। और साथ में शायद उस समय लोग खूबसूरत मनकों, सोने चांदी के आभूषण जैसी कीमती चीजें भी अपने पास रखना पसंद करते होंगे। नगरों में लिपिक भी हुआ करते होंगे जो मोहरों पर लिखते थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते थे, वो अभी तक बची नहीं हैं, यानी कि खत्म हो गई हैं, डिस्ट्रॉय हो गई हैं। नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष रहते होंगे और वह लोग किसी उद्योग स्थल में तरह तरह की चीज़ें जो हैं वो बनाते होंगे। लोग उस समय लंबी यात्राएं भी करते होंगे, वहाँ से उपयोगी वस्तुएं भी लाते होंगे, जहाँ पे लोग यात्रा कर रहे हैं वहाँ से उपयोगी वस्तुएं भी लाते होंगे। साथ साथ में वो जहाँ पे जाते होंगे उन देशों की किस्से कहानियाँ जो हैं उनको भी आके अपने देश में सुनाते होंगे। तत्वविदों को मिट्टी के कई खिलौने मिले हैं जिससे शायद उस समय बच्चे जो हैं वो खेलते होंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है नगर और नए शिल्प कि किस तरह नगर बसे और वहाँ पे कैसे शिल्पकार आए, यानी कि कैसे उन नगरों का निर्माण हुआ। पुरातत्वविदों को कुछ चीज़ें मिली हैं, खुदाई के उपरांत पुरातत्वविदों को कुछ चीज़ें प्राप्त हुई हैं। उनमें ज़्यादातर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुएं बनाई गई हैं। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन भी बनाए जाते थे। उस समय लोगों को इन विभिन्न धातुओं के बारे में ज्ञान था। यहाँ पे पुरातत्वविदों को कुछ आकर्षक वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं। उनमें प्रमुख हैं मनके, बाट और फलक इत्यादि मिले हैं।
साथ में हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे, मोहर बनाते थे, पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं, यानी कि आयताकार मोहरें बनाई जाती थी और उनके ऊपर जानवरों के चित्र जो हैं वो उत्कीर्ण किए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किया करते थे, खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे और उसके ऊपर काले रंग से डिजाइन करते थे। 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। बच्चों, हमने पिछले चैप्टर में मेहरगढ़ के बारे में पढ़ा, तो वहाँ पे हमें कपास के खेती होने के प्रमाण मिले हैं। तो उस समय भी कपास की खेती हुआ करती होगी। इससे पता चलता है कि लोगों को उस समय वस्त्र पहनने का भी पता था। और साथ में वहाँ पर जो अवशेष मिले हैं, एक मूर्ति मिली है और उस मूर्ति में एक व्यक्ति को कढ़ाईदार वस्त्र जो हैं उनको पहने हुए दिखाया गया है। इससे पता चलता है कि उस समय भी लोगों को अच्छे कपड़े पहनने का ज्ञान था। आगे है कि मोहनजोदड़ो से कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष मिले हैं। साथ में एक चांदी का फूलदान मिला है, उसके ढक्कन पर कपड़े के कुछ टुकड़े जो हैं वो लिपटे हुए मिले हैं। उस समय पक्की मिट्टी तथा फेंस से तकलियां सूत कताई के संकेत देती है। पक्की मिट्टी और फेंस से तकलियां बनाई जाती थी और उसे सूत काता जाता था। अब यहाँ पे एक नया शब्द आया है, फेंस। अब आप लोग सोचेंगे कि फेंस क्या है। फेंस क्या है कि फेंस एक कृत्रिम यानी कि खुद बनाई गई एक धातु है। उसमें पत्थर तथा गोंद को मिला के, पत्थरों का चूरा करके, यानी कि पत्थरों का चूर्ण करके या बालू या स्फटिक पत्थरों का चूरा करके उसमें गोंद मिलाई जाती है और उसके बाद उसे धातुएं बनाई जाती हैं, इनकी हल्की होती है ये। और इसका जो रंग है ये थोड़ा थोड़ा नीला और हरा होता है। और फेंस से मनके, चूड़ियाँ और छोटे छोटे जो हैं वो बर्तन बनाए जाते हैं। उससे सूत काटने के लिए तकलियां जो हैं वो बनाई जाती होंगी। उस समय इन सब चीज़ों का निर्माण जो है वो किसी विशेषज्ञों ने किया होगा, कोई विशेषज्ञ होंगे, उन्होंने ही किया होगा। और साथ में इन सब चीज़ों को बनाने के लिए उस समय प्रशिक्षण भी दिया जाता होगा। पत्थरों को तराशना, मनकों को चमकाना, मोहरें बनाना आदि जो है वो किसी विशेषज्ञ की देखरेख में ही किया जाता होगा। बच्चों, जैसे एक मूर्ति मिली है जिसका जिक्र मैंने पीछे किया, जिसमें एक व्यक्ति को कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए दिखाया गया है और साथ में उसकी दाढ़ी भी बड़ी अच्छी तरह से बनाई गई है। उसका जो चेहरा है उसको भी बड़ी अच्छी ढंग से तराशा गया है। इससे पता चलता है कि ये मूर्ति जो है वो किसी विशेष व्यक्ति ने बनाई होगी। हर कोई व्यक्ति जो है वो ऐसे काम तो कर नहीं सकता होगा। इसके बारे में अभी तक पुरातत्वविदों को या वैज्ञानिकों को कोई भी प्रमाण प्राप्त नहीं है। अब यही अनुमान लगाया जा सकता है कि कुछ पुरुष जो हैं ये प्रशिक्षण हासिल करके ये काम करते होंगे, या फिर कुछ स्त्रियां या महिलाएं ही ये कुछ काम करती होंगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में परफेक्ट होंगे। अब अगला हमारा टॉपिक आता है कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल कहाँ से मिला? कच्चा माल मतलब जिससे चीजें बनाई जाती हैं। कच्चा माल जो है वो प्राकृतिक रूप में प्राप्त होता है, या तो वो किसानों से प्राप्त होगा या तो पशुपालकों से प्राप्त होगा। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चा माल है और उससे फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं। आगे एक एग्जाम्पल है कि किसान जो है वो कपास पैदा करता है। कपास क्या हुआ? कच्चा माल हुआ और उसके बाद उसकी किताई बुनाई करके उससे कपड़ा तैयार किया जाता है। आगे है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को कई चीज़ों के बारे में पता था, जैसे उन्हें लोहा, तांबा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर आदि के बारे में जानकारी प्राप्त थी और वो इन चीज़ों को दूसरे देशों से आयात करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें दूसरों देशों के बारे में भी जानकारी प्राप्त थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो तांबे का आयात कहाँ से करते थे? राजस्थान से। तांबा कहाँ से आता था? राजस्थान से। और इसके अतिरिक्त पश्चिमी एशियाई देश ओमान से वे तांबे का आयात भी करते थे। राजस्थान के अलावा वे ओमान से भी तांबे का आयात जो थे वो उसको करते थे।
अब आगे है कांसा। अब कांसे का इस्तेमाल भी उस समय किया जाता था। अब कांसा जो है उसको बनाया जाता था कैसे? तांबे में टिन को मिला के कांसा जो है वो बनाया जाता था। धातु है टिन, उसको तांबे में मिक्स करके कांसा बनाया जाता था। और टिन कहाँ से लाया जाता था? आधुनिक ईरान से और अफगानिस्तान से। ईरान और अफगानिस्तान से टिन जो है वो मंगवाया जाता था। फिर उसके बाद आता है कि उस समय हड़प्पा सभ्यता के दौरान लोग जो थे वो सोने के बारे में भी जानते थे। सोना कहाँ से मंगवाया जाता था? कर्नाटक से। इसके अतिरिक्त बहुमूल्य रत्न जो थे वो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से मंगवाए जाते थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। कि जो लोग नगरों में रहते थे वो खाते क्या थे? उनके लिए भोजन कहाँ से आता था? भोजन जो था यानी कि अनाज जो था वो गांव में ही उगाया जाता था। गांव में लोग अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे। किसान और पशुपालक गांव में ही रहते थे। चरवाहे जो थे वो अनाज और बाकी चीज़ों को ले जाकर शहरों में बेचते थे, यानी कि शहरों तक पहुंचाते थे। उस समय के पौधों के अवशेषों से हमें पता चलता है कि उस समय हड़प्पा सभ्यता के दौरान लोगों को गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों आदि का ज्ञान था। वो इन सब चीज़ों को उगाते थे। साथ में लोग जो खेतों की जुताई थी, खेतों को जोतते थे, वो हल के द्वारा जोतते थे। क्योंकि बच्चों उस समय हल जो थे वो लकड़ी के बनाए जाते थे और अभी तक उनके हमें कोई अवशेष नहीं मिले हैं क्योंकि वो नष्ट हो गए हैं। लेकिन बच्चों के खेलने के लिए मिट्टी के लिए छोटे छोटे हल बनाए जाते थे। उससे अनुमान लगाया जाता है कि उस समय किसान जो हैं वो हलों का प्रयोग किया करते होंगे। साथ में कम बारिश वाले क्षेत्रों में लोग जो थे वो सिंचाई किया करते थे, यानी कि कुआं इत्यादि से सिंचाई किया करते थे। इसके अलावा लोग गाय, भैंस, बकरी आदि पालते थे। लोगों की जो बस्तियां थी वो तालाबों के आसपास ही हुआ करती थी। सूखा पड़ने पर लोग जो थे वो अपने मवेशियों के झुंडों को लेकर पानी की तलाश में दूर दूर तक चले जाते थे। जो लोग पानी की तलाश में मवेशियों को लेकर दूर दूर तक जाते थे, उस समय वे बेर, फलों आदि को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे, हिरणों आदि का शिकार करके अपना निर्वाह किया करते थे। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाकों में खदीर वेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा हुआ है। यहाँ पर साफ पानी मिलता था, मिट्टी भी उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के वो नगर भागों में विभक्त था, उसमें धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। धोलावीरा जो नगर था उसके चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें थी और अंदर जाने के लिए बड़े से प्रवेश द्वार से होकर जाना पड़ता था। साथ में जब अंदर चले गए तो एक खुला सा मैदान था जहाँ पे शायद सार्वजनिक कार्यक्रम हुआ करते होंगे। यहाँ पे कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं, यानी कि ऐसी हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदाया गया था। आगे है कि गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। लोथल ऐसा नगर था जहां पे यानी कि उस बोल सकते हैं कि उस समय वहां पे उद्योग हुआ करते होंगे। पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई कई चीजों का एक ये महत्वपूर्ण केंद्र था। साथ में इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह में कई मोहरें और मुद्रांकन या मोहरबंदी भी मिली है। मोहरबंदी मतलब गीली मिट्टी को दबाने से बनाई गई एक छाप। और बच्चों साथ में लोथल में कुछ ऐसी इमारतें मिली हैं, वहां पर शायद उस समय मनके बनाने का काम हुआ होता होगा। पत्थरों के टुकड़े, अध बने मनके और कई उपकरण जो हैं वो हमें वहां से प्राप्त हुए हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि सभ्यता के अंत का रहस्य। कि हड़प्पा सभ्यता का, इतनी बड़ी सभ्यता, इतनी सुव्यवस्थित सभ्यता का अंत कैसे हो गया। लगभग 3900 साल पहले बड़ा बदलाव आया होगा। लोग जो हैं वो अचानक नगरों को छोड़कर चले गए होंगे। लेखन, मोहर और बाटों का प्रयोग लोगों ने बंद कर दिया होगा।
दूर दूर से कच्चा माल आना अब कम हो गया होगा। मोहनजोदड़ो की सड़कें जो हैं वो कचरे के ढेरों से भर गई होगी। उनकी जो जल निकासी प्रणाली थी वो नष्ट हो गई होगी। लोग जो थे उन्होंने सड़कों पर ही झुग्गियां बनाकर रहना शुरू कर दिया होगा। शायद इन सब कारणों से उस सभ्यता का अंत हुआ होगा। इसके अतिरिक्त कुछ विद्वानों का ये भी कहना है कि शायद नदियां सूख गई होंगी और जंगलों का विनाश हो गया होगा। इसी कारण भी हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ होगा। साथ में एक बड़ा कारण ये भी रहा होगा कि पक्की ईंटें बनाने के लिए ज़्यादा ईंधन का इस्तेमाल किया जाता होगा और उस समय जो जंगल थे वो ख़त्म हो गए होंगे और इसके अतिरिक्त लोग ज़्यादा मवेशी पालते थे तो घास भी ख़त्म हो गया होगा और इस कारण भी जो सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता थी, उनका अंत हुआ होगा। इसके अतिरिक्त ये भी कारण हो सकता है कि उस समय बाढ़ें आई होगी, नदियों ने अपना जो मार्ग है वो बदल लिया होगा, जिससे कि सभ्यता का अंत हो गया होगा। और साथ में कुछ विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि उस समय शासकों का जनता पर बिल्कुल नियंत्रण ना रहा होगा और इस सभ्यता का अंत हो गया होगा। इसके अतिरिक्त आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां जो हैं वो उस समय उजड़ गई होंगी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई बस्तियों में आकर बस गए होंगे, यानी कि जो सुविधाएं उन्हें वहां मिलती होंगी वो ना मिली होंगी और लोगों ने उस स्थान को छोड़ दिया होगा और किसी दूसरे स्थान पर चले गए होंगे। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ, यानी कि ये सभ्यता जब खत्म हुई उसके 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ होगा। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा कि किस तरह से हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ, किस तरह से हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कितनी सुव्यवस्थित थी और किस तरह से उसका विनाश हो गया। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ आ गया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।